नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स फॉरवर में। आज हम पढ़ेंगे पेपर 4। ये पार्ट 2 वीडियो है। पेपर 4 है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। हम लोग चैप्टर 4 तक पढ़ चुके थे। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे और हमारा एक टेलीग्राम पे एक चैनल चल रहा है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग उसमें भी ऐड हो जाइए। उसमें आपको वार्षिक क्विज मिलते रहते हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही। इसमें बीएड का पाठ्यक्रम चल रहा है सारा, तो उस पर सब बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड जितना भी क्विज है उस पर सब कराया जा रहा है और उस पर पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कराई जाएगी और कराई जा रही है। तो आप लोग उस पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पीडीएफ फाइल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से लोड कर लीजिएगा। और इसका प्रीवियस वीडियो जो है पार्ट 1 और पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इसके सारे प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं सारे वीडियोस इसके प्रीवियस जितने भी हैं। चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परामर्श की मुख्य रूप से कितनी प्रविधियाँ हैं? तो परामर्श की मुख्य रूप से 3 प्रविधियाँ हैं। वो कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है वह कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं। तो निर्देशीय परामर्श, इसको किसने, इसके प्रवर्तक कौन थे वो अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं। ये प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं? निर्देशीय परामर्श प्रविधि, अनिर्देशीय परामर्श प्रविधि और समन्वित परामर्श प्रविधि। और ये आंकिक परामर्श जो है ये कोई प्रविधि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्देशीय परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक हैं। तो इस प्रविधि के, निर्देशीय परामर्श प्रविधि के विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? विलियमसन्स। और अनिर्देशीय परामर्श प्रविधि के विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? कार्ल रोजर्स। कौन है? कार्ल रोजर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्देशीय परामर्श में किसको अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है? तो किसको किया जाता है? परामर्शदाता को। और अनिर्देशीय में किसको अत्यधिक किया जाता है? परामर्श प्रार्थी को। और समन्वित में इन दोनों को किया जाता है, अत्यधिक महत्व दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्राविधि में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन करता है? तो किसमें करता है? निर्देशीय परामर्श में, क्योंकि परामर्शदाता को महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परामर्शदाता किसके फलस्वरूप समाधान हेतु अच्छी सलाह नहीं दे सकता? तो किसके फलस्वरूप नहीं दे सकता है? अगर वो घूस लेगा तो अच्छी सलाह देगा? नहीं देगा ना। योग्य होना चाहिए, उसे अनुभवी होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। परामर्शदाता को योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित होगा तभी तो वो अच्छी सलाह देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया में निर्णय कौन लेता है? तो परामर्श प्रक्रिया में निर्णय कौन लेता है? परामर्शदाता निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन है, परामर्श की प्रक्रिया में कौन कम क्रियाशील है? तो कौन कम क्रियाशील है? परामर्श प्रार्थी, क्योंकि वो कम क्रियाशील है इसीलिए तो परामर्श मांगता है, उसे अनुभव कम है, उसे ज्ञान कम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्देशीय परामर्श के लिए चरण या सोपान किसने बताए हैं? तो किसने बताया है? विलियमसन ने बताए हैं और डार्ल ने भी बताया है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशीय परामर्श के चरण या सोपान नहीं है। तो कौन सा नहीं है? संश्लेषण, विश्लेषण, फलानुमान, ये तो सारे हैं। तो ये कौन सा नहीं है? वाक्पटुता नहीं है। और इसके और भी सोपान हैं, वो भी हम बता देते हैं। चलिए ये देखिए, संश्लेषण, विश्लेषण, फलानुमान, ये तो 3 हैं ही, और भी हैं। एक है निदान, ठीक है, और ये परामर्श प्रार्थी और अनुवर्तन। ये 5, इसके 5 नहीं 6 हैं। 3 ये हैं, 3 और हैं। एक विश्लेषण है, संश्लेषण है, फलानुमान है, निदान है, परामर्श प्रार्थी है और अनुवर्तन। ये 6 इसके सोपान हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परामर्श बालक के व्यक्तित्व के संवेगात्मक पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है? तो कौन सा देता है? चलिए वो भी देखते हैं कौन सा देता है। अनिर्देशीय परामर्श, निर्देशीय परामर्श, कौन सा देता है? तो ये निर्देशीय परामर्श देता है।
अगला क्वेश्चन है निर्देशीय परामर्श किस प्रकार की बुद्धि वाले के लिए अति उत्तम है। तो निर्देशीय परामर्श मंद बुद्धि वाले के लिए अति उत्तम है। निर्देशीय परामर्श का लाभ नहीं है, तो यहाँ पे नहीं काट दीजिए, ठीक है। और बाकी ये सब हैं, केवल इसमें एक नहीं है, ये वाला उक्त सभी परामर्श है तो इंतज़ार करना, ये नहीं है, बाकी सब हैं। क्या है? परामर्श में समय का बहुत कम लगना, समस्या पर अधिक बल देना, बालक के बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देना। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आगे चल के हम लोग टेट की तैयारी करेंगे, बीएड एग्ज़ाम होने के बाद, फिर उसके बाद सीटेट, टेट और इन सबका इस पर कंपटीशन की सारी तैयारी होती रहेंगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? छात्र की भावी समस्याओं की संभावना को ज्ञात करके क्या करना होता है। तो क्या करना होता है? फलानुमान करना होता है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशीय परामर्श का दोष नहीं है? स्वनिर्देशन योग्य न होना, परामर्श प्रार्थी की अवहेलना, परामर्श प्रार्थी का सक्रिय रूप से भाग लेना, सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करना। तो इसका कौन सा दोष नहीं है? सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करना। अनिर्देशीय परामर्श के प्रवर्तक कौन है? अभी हम लोगों ने बताया था, क्या है? कार्ल रोजर्स। अगला क्वेश्चन है अनिर्देशीय परामर्श में परामर्शदाता को स्थान प्राप्त है। क्या है? गौण स्थान प्राप्त है, क्योंकि अनिर्देशीय परामर्श में तो परामर्श प्रार्थी जो होता है उसका महत्व होता है, तो इसे गौण स्थान प्राप्त है। किस परामर्श में परामर्श प्रार्थी खुद अपने आप निर्णय लेने की क्षमता होती है उसमें? तो अनिर्देशीय परामर्श में वह खुद निर्णय ले सकता है। अगला क्वेश्चन है अनिर्देशीय परामर्श में कौन सा कार्य स्वयं परामर्श प्रार्थी संपादित नहीं करता? तो दंड नहीं ले सकता अपने आप, बाकी सारे कार्य स्वयं कर सकता है, निर्णय ले सकता है, योजना बना सकता है, योजना का अनुकरण कर सकता है, तो दंड नहीं दे सकता किसी को। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन अनिर्देशीय परामर्श की धारणा नहीं है? फिर वही काम करते हैं, ये नहीं काट दीजिए, बाकी सारे हैं। इनमें से देखते हैं, एक है जो गलत है। परामर्श चाहने वालों को अधिकतम संतोष प्राप्ति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। संवेगात्मक संघर्ष उचित समायोजन में एक बड़ी बाधा नहीं है, या गलत है। बाधा संवेगात्मक बाधा नहीं है, या बिल्कुल गलत है, ठीक है। समस्या का समाधान परामर्श प्रार्थी के जीवन के अनुकूल होना चाहिए, सही है, अनुकूल होना चाहिए। परामर्शदाता को परामर्श प्रक्रिया के दौरान गौण रहना चाहिए, सही है। अनिर्देशीय, ये सभी धारणाएं सही हैं। एक गलत है, ये संवेगात्मक संघर्ष उचित समायोजन में एक बड़ी बाधा नहीं है। अगला क्वेश्चन उपबोधक द्वारा वार्ता को चुपचाप बिना किसी टिप्पणी के धैर्यपूर्वक सुनने को कौन सी प्रविधि कहते हैं? तो कौन सी प्रविधि कहते हैं? मतलब मौन रहकर सुना जाए जो, उसे कहते हैं मौन धारणा। धैर्यपूर्वक मतलब मौन रह के, जो कुछ बोले ना, चुपचाप सुनता रहे, उसमें बीच में कोई प्रावधान ना करे, तो उसे मौन धारणा कहते हैं। तो मौन धारणा प्राविधि में कौन उपबोध्य को अधिक बोलने के लिए प्रेरित करता है? तो कौन अधिक प्रेरित करता है? तो अगले क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन में आपके ऑप्शन है समन्वयक, निर्देशक, उपबोधक, परामर्शकर्ता। तो आपका सही आंसर है उपबोधक। ये थोड़ा सही नहीं आया है इसका, चलिए हम फिर भी आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं सही क्यों नहीं आया। ये पीडीएफ जो है सही तरीके से बन नहीं पाई, इसी चक्कर में है। चलिए कोई बात नहीं, हम आप लोगों को पढ़ के बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बस सही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठीक है, अच्छा है आदि शब्दों का प्रयोग किस प्रविधि में होता है? तो किस प्रविधि में होता है? स्वीकृति, यहाँ लिखा हुआ है स्वीकृति प्रविधि। ठीक है, अच्छा है आदि शब्दों का प्रयोग स्वीकृति प्रविधि में होता है। किसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? तो उपबोधक और उपबोध्य दोनों के लिए स्पष्टीकरण जरूरी है। त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण विचारों को उपबोधक के लिए क्या करना आवश्यक होता है? तो क्या करना आवश्यक होता? परित्याग। अगर कोई त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण विचारकों को उपबोधक के लिए
या मतलब उपबोधक जो है उपबोध्य को बताता है कुछ त्रुटिपूर्ण या कुछ होता है, गलत होता है, तो वो कुछ कह नहीं सकता, उसे परित्याग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है निराशा से बचने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? तो निराशा से बचने के लिए आश्वासन विधि, आश्वासन जो विधि है यह आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा जगत में किस प्रविधि का प्रचलन और अधिक लोकप्रिय है? तो शिक्षा जगत में व्याख्यान, ये जो व्याख्यान प्रविधि है इसका प्रचलन लोकप्रिय होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन, किसने साक्षात्कार प्रविधि के कई गुण नहीं बताए हैं? या देखिए इसमें कौन से नहीं, किसने नहीं बताए हैं? तो प्रॉक्टर ने नहीं बताए हैं, बाकी राइट स्टोन, रॉबिन्स, जस्टमैन, इन तीनों ने साक्षात्कार की प्रविधि के कई गुण बताए हैं। अगला क्वेश्चन है समन्वित परामर्श के प्रचारक एवं प्रवर्तक कौन है? तो हम लोगों ने शुरुआत में ही जाना था, कौन है? थॉर्न है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अभिकर्ताओं को बांटा नहीं जा सकता, किस में नहीं बांटा जा सकता है? लेन देन में नहीं बांटा जा सकता है। चैप्टर अगला 6 नंबर, निर्देशन एवं परामर्श की प्राविधियाँ, अपन लोग इसके बारे में जानेंगे। चैनल अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि कहाँ प्रयुक्त की जाती है? तो व्यक्तिवृत्त अध्ययन की विधि कहाँ प्रयोग की जाती है? व्यक्ति के व्यवहार के क्रमबद्ध वर्णन में, चिकित्सा विज्ञान में, इन दोनों में प्रयोग की जाती है। तो व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि का गुण नहीं है, ये चोरी करना नहीं सिखाया जाता है। इसमें क्या सिखाया जाता है? अपराधियों के अध्ययन में उपयुक्त होती है यह विधि, वैध परिकल्पनाओं की रचना में उपयोगी होती है यह विधि, संबंधित इकाइयों का सूक्ष्मतम से अध्ययन करने में उपयोग करी जाती है यह विधि। अगला क्वेश्चन है किस विधि द्वारा अनेक सामाजिक बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, चोरी, बाजारखोरी, जमाखोरी, औद्योगिक संकट, सामाजिक तनावों तथा अपराधी व्यक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन संभव हो जाता है? किसमें हो जाता है? व्यक्तिवृत्त अध्ययन विधि में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है? तो कौन सा अभिन्न अंग है? संचित अभिलेख पत्र। संचित अभिलेख पत्र में किसी ज्ञान के बारे में लंबी अवधि के एक एकत्रित की गई सूचना होती है। या किसने मतलब परिभाषा दी थी? तो यह परिभाषा किसने दी थी? मूरे थॉमस ने। क्या परिभाषा दी थी? संचित अभिलेख पत्र में किसी ज्ञान के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचना होती है। अगला क्वेश्चन संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, सूचनाओं की वैधता, व्यापक, ये तो सारी विशेषताएं हैं। तो यह क्वेश्चन इस ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सारी विशेषताएं हैं और वो पूछ रहा है विशेषता नहीं है, तो इसकी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है संचित अभिलेख पत्र की सभी सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? विश्वसनीय होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसका अर्थ है कि संचित अभिलेख पत्र में बालक से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं का समावेश होना चाहिए? तो व्यापकता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है? फिर से वही आ गया। तो कौन सी नहीं है? नीरवता नहीं है, बाकी सरलता, व्यापकता, लचीलापन संचित अभिलेख की विशेषताएं होती हैं। किसके अनुसार संचित अभिलेख पत्र छात्र संबंधी समस्त सूचनाओं को स्थायी रूप से सुरक्षित रखता है? तो क्रो के अनुसार संचित अभिलेख पत्र छात्र संबंधित समस्त सूचनाओं को स्थायी रूप में सुरक्षित रखता है, क्रो के अनुसार। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलान कहा जा सकता है? किसके अनुसार मिलान कहा जा सकता है? प्रो मानेंद्रनाथ बासु के अनुसार कहा जा सकता है। प्रो मानेंद्रनाथ बासु। अगला क्वेश्चन है किस प्रविधि में आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया जाता है? कौन सी विधि में किया जाता है? साक्षात्कार प्रविधि में।
अगला क्वेश्चन है, किसने साक्षात्कार को दो व्यक्तियों के बीच की सामाजिक स्थिति माना है? तो किसने माना है? प्रो बी एम पालमार ने माना है। प्रो बी एम पालमार ने माना है। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हाइडर एंड लिंड्समैन का है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार प्राविधि की विशेषता नहीं है। तो इसकी विशेषता क्या नहीं है? दो व्यक्ति, आमने सामने का संबंध, विशिष्ट उद्देश्य, ये तीनों तो हैं। एक ये नहीं है, उक्त सभी नीरस वातावरण। क्या गलत है? बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत साक्षात्कार की प्रत्येक गतिविधि एवं वार्तालाप के द्वारा सामाजिक अनुसंधानों तथा सामाजिक अध्ययनों के लिए संकलन किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? सामग्री संकलन के लिए किया जाता है। साक्षात्कार प्राविधि का प्रमुख उद्देश्य है, इसको नहीं काट देते हैं बार बार, ठीक है। प्रमुख उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है? अवलोकन के लिए अवसर पाना, बिल्कुल है। गुणात्मक तथ्यों का संकलन, बिल्कुल है। प्राकल्पनाओं के निर्माण का स्रोत, बिल्कुल सही है। तो यही वाला एक गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रविधि में साक्षात्कार एवं अवलोकन दोनों ही प्रविधियों के लाभ प्राप्त होने का अवसर प्राप्त हो जाता है? तो साक्षात्कार प्राविधि में साक्षात्कार एवं अवलोकन दोनों ही प्रविधियों के लाभ प्राप्त होने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के शील गुणों या वस्तु के सीमित पक्षों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? जॉन डब्ल्यू वेस्ट का है। ये कथन वाले क्वेश्चन और किसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्धारण मापनी प्रायः किस अवधारणा पर आधारित है? सत्यता की स्थिति, उस सत्यता का प्रतिनिधि, ग्राफ मापनी। तो किस पर आधारित है? सत्यता की स्थिति और उस सत्यता की प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में निर्णय लेने में समय की बचत होती है? तो निर्धारण मापनी में निर्णय लेने में समय की बचत होती है। निर्धारण मापनी का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है? आंकिक, ग्राफ मापनी, चित्र तुलना, उक्त सभी, खगोलिकीय ज्ञान। तो क्या है इसका सही आंसर? है ये सारे निर्धारण मापनी के हैं, आंकिक, ग्राफ मापनी, चित्र तुलना। तो जो आंकिक ये निर्धारण मापनी है, इसके प्रवर्तक और वो कौन थे विचारक? माइकल तथा हेल्सन। इसके माइकल तथा हेल्सन थे। और चित्रलेखा जो थी, चित्र तुलना, इसके कौन थे? इस चित्र तुलना जो थी इसके थे हार्टसन तथा मे। ये चित्र तुलना जो है इसके कौन थे? हार्टसन तथा मे। ये तीनों क्या है? निर्धारण मापनी है। आंकिक निर्धारण मापनी, ग्राफ निर्धारण मापनी और चित्र तुलना निर्धारण मापनी। अगला क्वेश्चन है, संचित अंक से रेटिंग किस प्रकार से होती है? तो ये इसके दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? चिन्हांकन सूची विधि और बूझो कौन विधि। या बूझो कौन विधि जो है, इसको किसने दिया था? तो किसने दिया था? हार्टसार्न ने दिया था 1922 में दिया था बूझो कौन विधि को। इसका विकास किया था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किस विधि का विकास हार्टसान ने किया था? तो किसको किया था? बूझो कौन विधि। कब किया था? 1922 में किया था। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार विधिकाएँ प्रकार में नहीं हैं। शोध साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार। तो कौन सा नहीं है? ये तीनों हैं, ठीक है। ये वाला गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सारे में ये पूछना चाहिए कौन से हैं, और लास्ट में ये देना चाहिए कि ये सभी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमिका के आधार पर साक्षात्कार का प्रकार नहीं है देखिए। तो ये 3 प्रकार हैं, ये चौथा नहीं है। तो क्या है? निर्देशित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार और पुनरावृत्त साक्षात्कार। और इसके और भी कई प्रकार हैं, अनिर्देशित साक्षात्कार, रेखीय साक्षात्कार, स्पष्टीकरण प्रविधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनिर्देशित साक्षात्कार की सीमाएं हैं।
तो क्या सीमाएं हैं? उत्तरदाता पर निर्भर रहना, पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहना, मूक रूप से प्रदर्शन करना। तो अनिर्देशित साक्षात्कार की सीमाएं हैं उत्तरदाता पर निर्भर रहना, पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहना। चलिए अब जानते हैं अगला चैप्टर है निर्देशन एवं परामर्श क्रमिक। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? विशेषज्ञ कर्मचारी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? विशेषज्ञ कर्मचारी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ये शिक्षा मंत्री नहीं आता है। बाकी प्रधानाचार्य, अध्यापक, परामर्शदाता ये सब हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य कर्मचारी नहीं है। तो सामान्य कर्मचारी कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है अभिभावक या माता पिता, वार्डन, पुस्तकालय अध्यक्ष या सचिव। तो सामान्य कर्मचारी कौन नहीं है? सचिव सामान्य कर्मचारी नहीं है, वो विशिष्ट कर्मचारी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन निर्देशन कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करता है? तो कौन निर्देशन कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करता है? विद्यालय का प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य अपना दायित्व किसको सौंप सकता है? परामर्शदाता को सौंप सकता है। विद्यालय के छात्रों के साथ सर्वाधिक संपर्क में आने वाला व्यक्ति कौन है? तो सबसे ज़्यादा संपर्क में आने वाला मतलब छात्रों के संपर्क में सबसे ज़्यादा आने वाला कौन सा है? तो अध्यापक सबसे ज़्यादा आता है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन कार्यक्रम में किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है? अध्यापक की। अध्यापक की निर्देशन संबंधी भूमिका नहीं है। तो कौन सी नहीं है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन ना करना, या नहीं है बाकी सभी हैं। तो कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों को विद्यालय का उपयोग सिखाना और अभिलेख की तैयारी करना, यह सभी अध्यापक की निर्देशन संबंधी भूमिका हैं। किसके सर्वांगीण विकास हेतु बौद्धिक विकास एवं अन्य विकास आवश्यक हैं? तो बालक के सर्वांगीण विकास हेतु बौद्धिक विकास एवं अन्य विकास आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है किसके व्यक्तित्व पर घर की सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है? तो किसके व्यक्तित्व पर? तो किसके व्यक्तित्व पे पड़ता है? तो बालक के व्यक्तित्व पे पड़ता है। घर की सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव बालक पर पड़ता है। बालक के जीवन उपागम, मानसिक विश्वास, मूल्यों आदि के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है? तो किसकी भूमिका होती है? परिवार की। परिवार वाले जैसे होंगे बालक पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। बालक की भावी योजनाओं पर किसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? भावी योजनाओं पर किसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? अभिभावक का। घर के बाकी सदस्य जैसे होंगे, अभिभावक कैसे होंगे, उसी हिसाब से बालक का भी भविष्य तय होता है। अभिभावकों को अपने बालक से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए? तो कहाँ से आपको अभिभावक बालक की जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता है? विद्यालय से प्राप्त कर सकता है। पढ़ने में कैसा है, क्या कैसा नहीं है, क्या करेगा, यही सब जानकारी विद्यालय से प्राप्त करी जा सकती है। वर्तमान में अनेक विद्यार्थी कहाँ रहते हैं? छात्रावासों में रहते हैं। वर्तमान में अनेक विद्यार्थी छात्रावासों में रहते हैं बेचारे, जो घर को छोड़ के जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, कुछ बनने के लिए। आप लोग भी बाहर पढ़े होंगे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और मेरा एक चैनल चल रहा है टेलीग्राम पे, उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उस चैनल में यह सुविधा दी गई है, आपको क्विज, जितने भी क्विज होते हैं वो आपको उस चैनल के थ्रू कराए जाते हैं और सारी PDFs उस चैनल में आती रहती हैं। तो आप लोग उससे कृपया ज्वाइन कर लीजिए, आपको निश्चित ही उसका फ़ायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वार्डन का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है अभी जानेंगे। विद्यार्थियों को छात्रावास के नियमों से अवगत कराना, बिल्कुल यह कार्य है। भावात्मक रूप से अस्थिर बालकों की सहायता करना, बिल्कुल यह रूप है। विद्यालय से विद्यार्थियों के बारे में संपूर्ण सूचनाएं संकलित करना, बिल्कुल यह रूप है। विद्यार्थियों से पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध ना बनाए रखना, यह बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार
सभी बालकों को बिना किसी पक्षपात के अपने व्यक्तित्व के समुचित विकासार्थ यथेष्ट और सुगमतापूर्वक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो किसके अनुसार होनी चाहिए? निर्देशन एवं परामर्श के अनुसार बालक होते हैं। बालक कैसे होते हैं? तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और मंद बुद्धि वाले भी होते हैं। सामान्य तथा औसत से परे भिन्न और पृथक बालक कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है? अभी जानते हैं। शारीरिक रूप से प्रायः अस्वस्थ तथा नाजुक होना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल होते हैं विशिष्ट बालक। साथियों तथा मित्रों के साथ समायोजन सर्वथा कठिन होना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो बेचारे नहीं कर पाते, विकलांग होते हैं या बुद्धि से कमज़ोर होते हैं। ऐसे बालक प्रायः अंतर्मुखी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होते हैं सर स्वस्थ, वो विकलांग होते हैं या उनको कुछ कुछ ना कुछ शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, सुनाई नहीं देता है, या पैर में दिक्कत है, या हाथ में दिक्कत है, या आँखों में दिक्कत है, या कानों में दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है। विशिष्ट बालक वही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार वह बालक पिछड़ा बालक है जिसकी निष्पत्ति लब्धि 85 से कम होती है? निष्पत्ति लब्ध IQ 85 से कम होता है, तो किसके अनुसार है? सिरिल वर्ट के अनुसार IQ 85 से कम होता है, वो बालक पिछड़ा बालक होता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय जनसंख्या में करीब कितने प्रतिशत पिछड़े बालक होते हैं? तो संपूर्ण मतलब विद्यालय की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से 10% जो बालक होते हैं वो पिछड़े बालक होते हैं। पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए कौन सा उपाय काम में नहीं लाया जा सकता है? तो अभी जानते हैं कौन सा उपाय नहीं लाया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण के परिणाम, बिल्कुल लाया जा सकता है, बुद्धि परीक्षण करके। निष्पत्ति परीक्षण के परिणाम से बिल्कुल लाया जा सकता है। गत कक्षाओं के विद्यार्थियों से इससे नहीं लाया जा सकता है। पिछले जो कक्षा आप पढ़ रहे हैं 9th में, और कक्षा 8 का बालक आपके बारे में थोड़ी ना बता देगा। जो 9th का बालक होगा वही तो बता सकता है। अध्यापकों की सम्मतियाँ, हाँ अध्यापक आपस में जान सकते हैं ना कि यह बालक पिछड़ा हुआ है, तो अध्यापक मिलके बता सकते हैं कौन सा बालक पिछड़ा है, कौन सा बालक तेज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट कक्षाओं के संचालन के लिए किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? विशिष्ट कक्षाओं का आकार छोटा हो, बिल्कुल रखना चाहिए, छोटा ना हो, बड़ा हो ना। एक कक्षा में कई प्रकार के बालक हों, बिल्कुल हो सकते हैं कई प्रकार के। एक कक्षा में एक ही कक्षा के होंगे ना बालक। कालांशों की अवधि अधिक बड़ी नहीं है, ये गलत है। कालांशों की अवधि अधिक बड़ी होनी चाहिए ना। कक्षाओं के अनुभवी एवं योग्य शिक्षक पढ़ाएं, तो कक्षाओं में अनुभवी और योग्य शिक्षक पढ़ाएंगे तभी विशिष्ट कक्षाएं कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन, किन बालकों के लिए लचीली, आकर्षक एवं क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम विकसित किए जाते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है, तो विशिष्ट शिक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है? अभी जानेंगे। बालक करके सीखे, बिल्कुल विशिष्ट शिक्षण विधि है। सहायक सामग्री में प्रयोग पर बल दें, बिल्कुल सही है। शिक्षण मंद गति वाली हो, बिल्कुल सही है। व्यवहारिक ज्ञान पर बल ना दें, यह गलत है, यह विशेषता इसकी नहीं है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण विद्यालय का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो प्रधानाचार्य पर संपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। कक्ष का निरीक्षण कौन करता है? तो प्राचार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के भौतिक संसाधन में नहीं है, तो भौतिक संसाधन में क्या नहीं है? शराब की दुकान। ये देखो बोर्ड वालों ने क्या रख दिया है, शराब की दुकान। या भौतिक संसाधन में नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती यार, शराब की दुकान कॉलेज में थोड़ी ना होगी। चलिए अगला चैप्टर है परामर्शदाता। लिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है? परामर्श के प्रक्रम में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निभाता है? परामर्शदाता निभाता है। अगला क्वेश्चन है, परामर्श की सफलता बहुत अंशों तक परामर्शदाता के किस दृष्टिकोण पर निर्भर करती है? तो किस दृष्टिकोण पर निर्भर करती है? चालाकी के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।
परामर्शदाता की योग्यताओं को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। वो कौन से 3 भाग हैं? व्यक्तिगत योग्यता, अनुभव और प्रशिक्षण। परामर्शदाता या परिवार थोड़ी ना होगा, एक ही व्यक्ति परामर्श दे सकता है, पूरा परिवार थोड़ी ना देगा। तो ये कौन से 3 योग्यताएं हैं? व्यक्तिगत योग्यता, अनुभव की योग्यता, अनुभव होना चाहिए उसकी, और प्रशिक्षण, ज्ञानी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसको शिक्षा का अच्छा अनुभव होना चाहिए? परामर्शदाता को होना चाहिए। परामर्शदाता का प्रशिक्षण किसके अनुसार होना चाहिए? तो किसके अनुसार होना चाहिए? कार्य के अनुसार। जिस कार्य में उसे परामर्श देना है उसी कार्य का अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसको। अगला क्वेश्चन है परामर्शदाता के गुणों, योग्यताओं और विशेषताओं का उल्लेख किसने किया? तो किसने किया है? आपके ऑप्शन है रायवर्न, लायल, एवं दोनों। तो परामर्शदाता के गुणों, योग्यताओं और विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? रायवर्न ने, लायल ने, और 2 लोग और हैं, केलर ने और बाल्टर ने। केलर और बाल्टर ने, इन 4 विद्वानों ने विशेषताओं का उल्लेख किया है, परामर्शदाता की विशेषताओं को। अगला क्वेश्चन है किसका मत है परामर्शदाता में अच्छी आधार बुद्धि, सहानुभूति, स्मृति, परीक्षण, कुशलता या तथा सामान्य ज्ञान आदि गुणों का होना आवश्यक है? केलर। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको यह अत्यंत आवश्यक है? यह अत्यंत आवश्यक है कि वह मानव व्यवहार के मूल सिद्धांतों से भलीभांति परिचित हो। तो किसको है? परामर्शदाता को। अगला क्वेश्चन है परामर्शदाता के पास मनोविज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सी उपाधि होनी चाहिए? तो एमए और पीएचडी में होनी चाहिए। तो यह एक बुक है, उस बुक के अनुसार बताया गया है। तो कौन सी बुक है? अ मैनुअल ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। एक पुस्तक है अ मैनुअल ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। अ मैनुअल ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस में लिखा है कि परामर्शदाता के पास एमए, मनोविज्ञान में एमए और शैक्षिक मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि होनी चाहिए, तभी वो परामर्शदाता बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसका मत है कि परामर्शदाता को आसपास के भौतिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक संसार का प्रचुर ज्ञान होना चाहिए? तो केलर के अनुसार परामर्शदाता को आसपास का प्रचुर ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन किसने सहयोग, शिष्टता एवं दूरदर्शिता नामक 3 विशिष्ट व्यक्तिगत गुणों का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? वाल्टर वी जोन्स ने किया है। वाल्टर वी जोन्स। किसने लिखा है? अगला क्वेश्चन किसने लिखा है कि जिन परामर्शदाताओं को स्वयं कार्यों का अनुभव होता है उन्हें छात्रों के प्रति अधिक सहानुभूति होती है और उनकी समस्याओं का अधिक ज्ञान होता है? तो किसको पता है? हार्डी या हार्डी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है एक परामर्शदाता में नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? तो दुर्गुण नहीं होना चाहिए। तो साफ इसमें दिख रहा है, लचीलापन, स्वीकृत और बौद्धिक योग्यताएं अच्छी होनी चाहिए परामर्शदाता में। अगला क्वेश्चन परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो क्या प्रभावित करते हैं? परामर्शदाता के कार्य, परामर्शदाता का व्यक्तित्व और परामर्शदाता की चालाकी। ये तो गलत है बिल्कुल। तो सही आंसर क्या है? ए और बी। अगला क्वेश्चन है किस शताब्दी में परामर्शदाता शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किस शताब्दी में परामर्शदाता का प्रयोग किया गया था? 19वीं शताब्दी में प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कब तक निर्देशन विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं का कार्य एक ही समझा जाता है? कब तक निर्देशन विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं का कार्य एक ही समझा जाता है? तो 1950 तक या एक ही समझा जाता था। फिर इसके 2 पार्ट कर दिए गए, निर्देशन और परामर्श, इसके 2 पार्ट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है इस संबंध में किसी प्रकार की वास्तविक सर्वसम्मति नहीं है कि परामर्शदाता क्या करता है? किसका मत है? यह मत है ब्लूम तथा वेलेंस्की का मत है। ब्लूम एवं वेलेंस्की का मत है कि किसी प्रकार की वास्तविक सर्वसम्मति नहीं है कि परामर्शदाता क्या करता है, क्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन परामर्शदाता का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है?
अनुगमन कार्य करना, बिल्कुल कार्य करेगा। साक्षात्कारों की व्यवस्था करना, बिल्कुल करेगा। उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्राप्त करना, प्राप्त ना करना, यहाँ पे प्राप्त करना होता तो ये सही होता। सामाजिक संबंध स्थापित करना, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्राप्त ना करना, तो यही कार्य नहीं है। और बाकी अगर कार्य पूछता तो ये तीनों कार्य हैं। निर्देशन के सिद्धांत, पुस्तक के लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है निर्देशन के सिद्धांत, निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है, तो जोन्स हैं। अगला क्वेश्चन है स्टीफलर तथा स्टीवर्ट के अनुसार परामर्शदाताओं की अभिवृत्ति व प्रवीणता में उसमें प्रवीणता के लिए उसमें कौन है। अगला क्वेश्चन है, पूरा पढ़ेंगे एक साथ में। स्टीफलर तथा स्टीवर्ट के अनुसार परामर्शदाता की अभिवृत्ति व प्रवीणता के लिए उसमें कौन सी विशेषता का पाया जाना आवश्यक नहीं है, तो उसमें कौन सी विशेषता का पाया जाना आवश्यक नहीं है। आपके ऑप्शन है बौद्धिक योग्यता, बोध, संवेदनशीलता, दुश्मनी। तो दुश्मनी नहीं होनी चाहिए उसकी अभिवृत्ति में, परामर्शदाता की अभिवृत्ति व प्रवीणता के लिए दुश्मनी नहीं होनी चाहिए किसी से। बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए, बोध होना चाहिए हर चीज़ में, संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसमें भय, आशा, संदेह, चिंता सभी कुछ व्याप्त रहता है। तो छात्र या शिक्षार्थी में भय, आशा, संदेह, चिंता सब कुछ व्याप्त रहता है। अगला क्वेश्चन, किसको नैतिक गुण वाला होना चाहिए। अध्यापक व परामर्शदाता को नैतिक गुण वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन व्यावसायिक परामर्शदाता प्रार्थियों के लिए उपयुक्त परीक्षणों का चुनाव करता है, या किसका मत है। तो या किसका मत है, सार्टले, या मत है सार्टले का। अगला क्वेश्चन है विवेक, उत्साह, संतुलन, सहिष्णुता, सहानुभूति और कर्तव्यनिष्ठता किसके विशिष्ट व्यक्तिक गुण हैं। तो किसके विशिष्ट व्यक्तिक गुण हैं, ये परामर्शदाता के विशिष्ट व्यक्तिक गुण हैं। क्या गुण हैं, विवेक, उत्साह, संतुलन, सहिष्णुता, सहानुभूति, कर्तव्यनिष्ठता, ये सब परामर्शदाता के व्यक्तिक गुण हैं। परामर्शदाता को कैसा होना चाहिए, रूढ़िवादी होना चाहिए और अधिक दृढ़ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कौन साक्षात्कारों, परीक्षा परिणामों तथा विशेष सम्मेलनों के आधार पर परामर्श प्रदान करता है। तो कौन परामर्श प्रदान करता है, परामर्शदाता प्रदान करता है। अगला चैप्टर क्या है, विशिष्ट बालकों का निर्देशन एवं परामर्श। चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं अभी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब खत्म हो जाए तो ज़्यादा सही है। आप लोगों को सारी जानकारी हो जाएगी क्योंकि पेपर काफ़ी नज़दीक है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसकी PDF फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम चैनल की लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है औसत तथा सामान्य बालकों में काफ़ी भिन्न और पृथक बालक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रुक्सेंक ने विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से किस क्षेत्र में पृथकता वर्णित नहीं की है। तो किस क्षेत्र में पृथकता वर्णित नहीं की, आर्थिक क्षेत्र में पृथकता वर्णित नहीं की है। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे आप लोगों को, तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है किस श्रेणी के अंतर्गत दृष्टि दोष, श्रवण दोष, वाणी दोष व अन्य विशिष्ट शारीरिक दोषों से ग्रसित बालक आते हैं। तो शारीरिक रूप से विकलांग, असहाय बालक होते हैं वो। अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों की प्रभावित नहीं होती। दृष्टि दोष विद्यार्थियों की प्रभावित नहीं होती, क्या प्रभावित नहीं होती है, चिंतन शक्ति नहीं प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है श्रव्य दोषों से ग्रस्त बालकों को किसके लिए निर्देशन एवं परामर्श दिया जाता है। श्रवण उपकरणों के लिए परामर्श दिया जाता है। हकलाना, तुतलाना एवं उच्चारण संबंधी दोषों को कहते हैं वाणी दोष कहते हैं इसको। अध्यापक का उद्देश्य वाणी दोष से ग्रसित विद्यार्थियों में किसका विकास करना होता है। तो किसका विकास करना होता है, स्व का विकास करना होता है। उनको बोलना सिखाया जाता है, उनको बोलने के लिए त्वरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है असामान्यतावश अंग से संबंधित कार्यों को जो सामान्य रूप से पूर्ण नहीं कर पाते हैं उन्हें कहते हैं।
जो सामान्य रूप से पूर्ण नहीं कर पाते उन्हें क्या कहते हैं? गामक दोषग्रस्त बालक। गामक दोषग्रस्त बालक। अगला क्वेश्चन है विकलांगों को प्राप्त है क्या अधिकार प्राप्त है? जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है। समाज में सम्मान पाने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल प्राप्त है। इसके ऑप्शन और हैं और देखते हैं। ए व बी दोनों विवाद करने का अधिकार, ये नहीं प्राप्त है। इसको विवाद नहीं कर सकते हैं वो लोग, विकलांग होते हैं, विवाद क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है गूंगे बहरे व दृष्टिहीन के लिए विद्यालय में होनी चाहिए विशिष्ट शिक्षा होनी चाहिए। किसके लिए सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्ष का प्रबंधन होना चाहिए? किसके लिए होना चाहिए? गंभीर विकलांग के लिए विशेष कक्ष की व्यवस्था की जाती है। संगीत, ड्राइंग और कला आदि में सामान्य विद्यार्थियों के साथ कौन प्रतियोगिता करता है? कौन करता है? विकलांग छात्र। अगला क्वेश्चन है विकलांगों हेतु शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 1986 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है समन्वित शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान 1990 में किस समिति ने दिए थे? तो किस समिति ने दिए थे? राममूर्ति समिति ने दिए थे। अगला क्वेश्चन प्रत्येक विकलांग विद्यार्थियों को किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत निर्देशन की और परामर्श की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन किस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा? समायोजन प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति किसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है? खाने पीने के लिए प्रयासरत रहता है, आशय व प्रेम के लिए प्रयासरत रहता है, धोखाधड़ी के लिए बिल्कुल प्रयासरत नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का संतुलन रखता है। यह किस विद्वान ने कहा है? तो यह कहा है बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ड ने, इन तीनों विद्वानों ने कहा है। अगला क्वेश्चन सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता क्या नहीं है? अभद्र विशेषता नहीं है। बाकी सामान्य शैक्षिक विशेषता, सामाजिक विशेषता ये सारी हैं, अभद्र विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन किस तरह के बालकों में तार्किक चिंतन की शक्ति अधिक होती है? मनोवैज्ञानिक बालकों में तार्किक चिंतन की शक्ति अधिक होती है। अगला क्वेश्चन समस्यात्मक बालकों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कुसमायोजित नाम से जाना जाता है। कुसमायोजित। अगला क्वेश्चन कुसमायोजित बालकों का असामान्य व्यवहार नहीं होता है। शिक्षा ग्रहण करना। ये कुसमायोजित जो बालक होते हैं वे चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहानेबाजी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ये सारी उनकी विशेषताएं होती हैं कुसमायोजित बालकों की। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बच्चों में चरित्र, व्यवहार व व्यक्तित्व विकृतियों का आधिक्य पाया जाता है? तो किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे अभी। किसके बारे में पाया जाता है? समस्यात्मक, कुशाग्र, मंद, बाधिर। तो इसमें समस्यात्मक बालकों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनके व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी न किसी रूप से गंभीर असामान्यता पाई जाती है? गंभीर रूप से असामान्यता पाई जाती है। तो बैलेंटाइन के अनुसार। अगला क्वेश्चन ब्रेडेन ने समस्यात्मक बालकों के कितने प्रकार बताए हैं? तो 28 प्रकार बताए हैं। समस्यात्मक बालकों का शिक्षा में निर्देशन किस प्रकार से नहीं किया जा सकता है? अनुशासनहीनता के प्रकार से नहीं किया जा सकता है, उचित लालन पालन से किया जा सकता है, प्रोत्साहन से किया जाता है, माता पिता का संबंध से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसके अंतर्गत बालकों को प्रारंभ में नियमों का पालन करने की आदत डलवानी चाहिए? तो सामान्य अनुशासन की आदत डलवानी चाहिए लालन पालन करते टाइम। किस तरह के बालकों की बुद्धि लब्धि प्रायः 130 के ऊपर होती है? तो प्रतिभा संपन्न बालकों की IQ लेवल 130 के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है सुलेवान के अनुसार मंदित मना बालकों की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है?
उच्च मानसिक क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता। ये जो मंदित मनोवालक होते हैं, ये उच्च मानसिक क्रियाओं के प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये कर क्या सकते हैं? मौलिकता व सृजनात्मक का अभाव इनमें होता है। ध्यान तथा एकाग्रता कम होती है इन लोगों में, और स्वनिर्देशन की सीमित शक्ति होती है मंदित मनोवालकों में। आज हम लोगों ने चैप्टर 9 तक का ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर 10 से लेके जितना हो सकेगा उतना पढ़ेंगे और इसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में पहली बात तो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज वाले ग्रुपों में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्रीवियस वीडियो जितने भी हमने आज तक बनाए हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 फोल्डर बना के उसमें प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।